आज पढ़ेंगे, देखो जैसे कल अपन गांव के बारे में पढ़े थे, ठीक है, आज अपन नगर के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो वही चीज़ समझना कि जैसे 11वीं अनुसूची थी उसमें पंचायती राज की बात की गई, 12वीं जो है उसमें नगर पालिका जो है नगर पंचायत की बात की गई, ठीक है। तो वैसे अपन जैसे गाँव के बारे में सीखे और वहाँ पे जो 2 पोस्ट थी उसके बारे में सीखे, ठीक है। तो आज अपन है ना नगर प्रशासन के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो पहले इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई ये इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन अपने से पूछना चाह रहा है या क्या अपन इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीखे। बच्चे यास्मीन खाला के घर पे क्यों गए थे ये तो मतलब नहीं है अपने लिए। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, ऐसे 4 तरीकों नाम बताए, तो ये ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को कैसे नगर निगम काम करता क्या है। नगर निगम में पार्षद कौन होता है ये पता होना चाहिए। गंगाबाई ने क्या किया और क्या किया नहीं ये छोड़ दो। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है ये पता। तो ये इस क्वेश्चन को दोनों को मर्ज करके एक जगह कर लेना, लिख लेना, ठीक है। दिए गए चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने वाले ठिकाने लगाने विभिन्न विधियों को देखें, ठीक है। अब ये लोग जो काम करते हैं, ठीक है, तो अब ये कैसे काम करते हैं, कहाँ से, जैसे ये मान लो डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना कि आपके एरिया में किस विधि से कूड़ा कचरा होता है। अपन देखो अरे इंडिया में वो ग्रीन वाला ये सब चला, अपन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो लोगों के बिहेवियर में नहीं है, ठीक है। तो वो इतना ईजी नहीं होगा, ठीक है। अपन बहुत सी बात सोचते हैं ये सारी चीज़ें करने पर तो नहीं होता, ठीक है। तो वही ना जो नगर निगम है या नगर पालिका जो भी है वो कूड़े निपटाने के लिए क्या काम करती है, ठीक है। शहरों में जैसे घरेलू जो वर्कर्स होती है उनके क्या नियम है, क्या उनके लिए क्या होना चाहिए, वो जब काम करती है उनके लिए जैसे सामाजिक सुरक्षा कुछ होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे इशू रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक मेरे पिछली बार जो आंटी काम कर रही थी तो लीडर थी वह यहाँ के वर्कर्स की। तो जितनी माल बहुत सारी महिलाओं के साथ है ना यहाँ पे रेप केस हो जाते हैं, जो ये जो घरों में खाना बनानी आती है, तो इनके लिए कौन लड़ता है क्या है, ठीक है। साफ़ सफाई पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए क्यों है कि, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ये केस स्टडी टाइप से है। एक बार पढ़ लो, ये थोड़ा काम का चीज़ है, रुको एक मिनट। ध्यान से समझना, ये चीज़ थोड़ा देख लो, मतलब माइंड में क्वेश्चन होने चलते रहने चाहिए जब चैप्टर हम पढ़ेंगे। आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है, तो ये वाली देखो, ये ज़्यादा बेस्ट है कंपैरिजन टू इसके, ये ख़राब है, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ फैलने का, समझ में आया। तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अगला, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने जो तरीका दिखा उसमें क्या क्या जोखिम है, तो सबाशी बात, तो बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती है, ये सारी चीज़ें। आप क्या सोचती है जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास कूड़े के निपटाने की व्यवस्था सुविधा क्यों नहीं है, तो सबाशी बात है बजट कम रहता है, पहली बात। दूसरी बात भ्रष्टाचार है, जो बजट आता है उसको भी खा जाते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा लेवल पे चला है भ्रष्टाचार इसलिए इस मामले में, ठीक है। अगला देखो, शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं, दूसरे के घरों को साफ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहरों को साफ़ सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में रहते हैं वहाँ गंदगी होती है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों में पानी और सफाई की सुविधा विरले ही होती है। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्ती वासियों को दोषी ठहराता है कि जिस ज़मीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती है, नहीं वे सरकार का कोई कर देते हैं। जबकि मध्य वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाए जाते हैं, गली में रोशनी की व्यवस्था करते हैं और नियमित कूड़ा जमा करने आदि के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है उसकी तुलना में वहाँ रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पार्ट में आपने भी पढ़ा होगा कि नगर निगम संपत्ति कुल से कर से मतलब 25%, देखो ना ये चीज़, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो मुखर्जी नगर है ना, बहुत रिहायशी इलाका है। अब एक नाला पार करो नगर यहाँ पे आओ नेहरू विहार में, तो ये थोड़ा बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत कम सुविधा है यहाँ पे। फिर यहीं से एक सटा हुआ इलाका गोपालपुरा, ठीक है। अब यहाँ तो एकदम बहुत बुरा हाल है, कच्ची बस्ती टाइप से। सोचो वही है कि अब सोचो यहाँ पे एकदम पार्क है बने हुए व्यवस्थित तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक, यहाँ पे कुछ पार्क है पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये है इंडिया में डिवाइडेशन जो इसके स्टडी में यहाँ बताया गया। अभी देखो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, ठीक है। नहीं, ये गांधी की क्वालिटी थी, मैंने जब वो सत्य का प्रयोग है ना, वो बुक पढ़ना हो, बहुत शानदार बुक है। तो मैं उसमें एक स्टोरी बताता हूँ आपको, है ना। उसमें क्या होता है, कांग्रेस के अधिवेशन में याद करो तो गांधी जी मोस्टली जैसे मतलब जब ये पॉपुलर नहीं थे, एक नॉर्मल थे, तभी एक बार ये आते हैं कांग्रेस के एक अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अधिवेशन में बात कुछ लोग आएंगे, ठीक है, तो उनके ठहरने की व्यवस्था सारी चीज़ें होती थी। अब क्या होता था कि जैसे मान लो कि जो गटर बनाए जाते थे, शौचालय बनाए जाते थे। अब क्या थे लोग, मतलब जो मान लो कि वहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेट करने आए, जो लीडर थे, लोग जो भी था,
तो वो लोग जाके है ना, मतलब कि सोच सोच कर रहे थे, पर पानी सफाई वफाई नहीं कर रहे थे, और बेचारे जो उनको लोगों को लगा के रखे थे, तो बंदूक बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही थी। तो गांधी जी ने खुद इनिशिएटिव लिया कि वो खुद गए और उन शौचालयों को उसने खुद सफाई की। सोचो उस टाइम जब वो बैरिस्टर थे, ये चीज़ समझो कोई बात। आज खुद सोचो कि आप लोग कभी जैसे सार्वजनिक शौचालय कभी यूज़ करते हो, देखो कितना गंदे रहते हैं, तो वही हालात थे उस टाइम। तो गांधी जी मतलब खुद वहाँ पे जाते हैं, खुद वो सफाई करते हैं। तो इसलिए देखो ये व्यक्ति ऐसे महान नहीं बना है, मतलब आज लोग इसको गाली देते हो, परंतु इस व्यक्ति को जानो, ठीक है। तो ये सोचो कि वो सार्वजनिक शौचालय जाके सफाई करता है बंदा खुद, ठीक। दूसरा एक केस होता है, महाराष्ट्र में प्लेग फैलता है, मतलब हाँ उस टाइम जब महाराष्ट्र गुजरात वाला जो इलाका था उसी में है ना, प्लेग फैलता है। प्लेग तो ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे थे उस टाइम, मतलब कास्टिज्म ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी थी, ठीक है। अब सोचो उस अवस्था में गांधी जी, सोचो जब वो अच्छे खासे पॉपुलर हो चुके थे उस टाइम, तो उस टाइम भी गांधी जी सोचो प्लेग की बीमारी के लिए लोगों को जाके वहाँ पे लड़ते हैं, मतलब जो बेचारे जो गरीब होते हैं, हरिजन होते हैं, वहाँ से उनको निकालते हैं, सफाई करते हैं, उनकी दवा दारू ये सब करना। तो ये देखो ये हर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं फिर बता रहा हूँ। फिर यही चीज़ इसने जब वो अफ्रीका में गया तब इसने ये चीज़ की, सेम चीज़ की, और वहाँ पे सोचो अंग्रेज़ों के लिए भी किया, जो युद्ध में लड़ा, इसलिए केसर हिंद की इसको वो भी मिला। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये बंदा ऐसे महान नहीं बना है भाई। इसकी है ना वो पढ़ना है, सत्य का प्रयोग बुक बहुत शानदार है। मतलब इस बंदे ने उसमें बताया है कि ये क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता था उस तरीके से। तो भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल में कई गतिविधियाँ भी चलाई जा रही है। आपके इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों देखिए, पोस्टर तैयार जिसमें स्कूल में प्रदर्शित करें, ठीक है। जब ये अभियान चला था तो उस टाइम में 2015 की बात है, तो मैं भी कॉलेज में था, तो हमें भी एकदम फेंक कचरा एकदम, उस टाइम तो बहुत अपर लेवल पे चला था ये अभियान, तो हम भी कचरा उठा रहे थे। तो मतलब कचरा उठा रहे हैं ना लोग, ज़्यादा कचरा उठाने ज़्यादा सेल्फी के लिए कचरा उठा रहे थे कि मतलब लोगों का इंटेंशन वो नहीं होता, मतलब समझो कि सफाई के प्रति वो रहे। मतलब जैसे आप मान लो कि कहीं खा पी रहे हो तो भाई डस्टबिन में डालो, वो नहीं, परंतु हाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए सफाई झाड़ू ले लेंगे, फ़ोटो खिंचा देंगे। अरे नहीं, आपके व्यवहार में लाओ ना वो चीज़ें, तो फ़ोटो खिंचाने की जरूरत पड़ेगी ना, 2 से ऑटोमेटिक स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है और यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है और कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे योजनाएं बनाई जाती है? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब देखो इस फोटो में इमेजिन करो कि ये शहर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ देखो गलियाँ है, देखो ये लाइट लगी हुई है, सब कुछ है, ठीक है। पानी वानी की व्यवस्था है, सब कुछ सारी चीज़ें। यहाँ सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके गाँव मतलब शहरों में देखने को मिलता है, गाँव में तो ऐसे कोई रेयर ही मतलब मिले, ठीक है। इतवार, इतवार मतलब संडे, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। इतवार की एक अलसाई दोपहर थी, अलसाई ये दोपहर थी, ये अब ये पता नहीं कौन सी हुई जब माला कड़कती धूप। अच्छा उसको बोलते हैं अलसाई। अच्छा ठीक है। अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, अब देखो ना इस मतलब एनसीईआरटी लिखने में ध्यान से समझना, अब इसमें ना डिफरेंट रिलीजन को यूज कर रहा, तो ये मतलब यूनिटी को शो कर रहा, ध्यान से समझना ये चीज़। जब माला हिंदू हो गए, उसके साथी शंकर, जहांगीर, रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो इससे ये पता लगता है कि सारे धर्म के लोग वहाँ पे एक शहरों में रहते हैं, समझो ये चीज़, ठीक है। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। और दूसरी बात ये सोचो कि ये क्रिकेट में ये भी बता रहे हैं कि महिला भी क्रिकेट खेल रही है, मतलब एनसीईआरटी देखो, समझो ये चीज़ें। नहीं तो वो सोचो कि यहाँ पे ये नाम ही क्यों डालने की जरूरत थी, मतलब सोचो कि वो कैसे इंक्लूजन शो कर रहा है, कैसे समावेशन की प्रक्रिया बता रहा है, और कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है महिला और पुरुष में कि महिलाएं पुरुष ही क्रिकेट खेल सकते हैं, महिला नहीं खेल सकती, वो इसने गलत किया है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब कैसे, मतलब एनसीईआरटी में इसलिए बता रहा हूँ बहुत मजबूत है, ये चीज़ें समझने की है बस, ठीक है। रेहाना आउट होते थे बची थी, रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी, हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। ये लो भाई ट्यूबलाइट तोड़ दिया, ये वाला देखो, हाँ ये एग्जाम्पल अरे लड़की है देखो रेहाना,
ठीक है, ध्यान से समझना। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो शंकर ने तपाक से बोला, अरे हम ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गले की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता की छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। अब देखो ना, इस कहानी के द्वारा जो समझाया गया ना, वो बहुत शानदार मैसेज दिया गया। अब आगे देखना। पिछले हफ्ते ही उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसके बदलने के लिए अपने जेब खर्चे से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्चे में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? और गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? अब देखो मतलब कैसे जिज्ञासा प्रवृत्ति बच्चों में क्रिएट कर रहा है, ताकि जब बच्चे खुद से एनसीईआरटी पढ़े तो उनको लगे हाँ ये बात तो सही है कि जब अपन सोचो कि किसी व्यक्ति की तोड़ रहे हैं तब तो पैसा देना पड़ रहा है, तो अपन सरकार की तोड़ देते हैं तो फिर किसको पैसे दें? देना भी पड़ता है, नहीं देना पड़ता। तो मतलब देखो कैसे मतलब इम्पोर्टेंस बताया गया कि जो सरकारी सामान होता है उनकी कितनी महत्वता है, क्या है। आगे देखना अब इस चीज़ों का ना। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। यहाँ पे आगे बता दी सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है, जाओ उनसे पूछ लो। और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर, अब देखो ये सोचो क्यों बता रहा है, ये रिश्ते समझो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में जो यूनिटी है वो इसमें शो की गई है। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़ी जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यहाँ सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों बाजारों की सफाई का काम करते हैं। देखो याद करो क्वेश्चन जो पूछा था उधर, यही काम कि भाई नगर निगम क्या काम करती है। माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाया जाता है। सोचो ये भी इसका काम हो गया। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। ठीक है, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। याद रखना, जहाँ छोटे कस्बे जब कम जनसंख्या होती है नगर पालिका होती है, जो बड़े शहर होते हैं वो नगर निगम होता है। अब देखो कार्य सूची, अब देखो यहाँ पे 4-5 कार्य 6-7 कार्य मिल गए, वो लिख लो। ठीक है, अब आगे देखो। निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान से समझना। अब ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो छोटे मोटे एग्जामों में, यूपीएससी तो नहीं पूछा आता कभी इस टाइप का। आगे देखो, यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि आपकी यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम की लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद का यही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो याद रखना कौन निर्णय लेता है? निगम पार्षद। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। देखो वही सेम चीज़ है गाँव में, जैसे वार्ड में डिवाइड किया गाँव, जैसे वार्ड पंच कहलाता है, यहाँ पे जो है वार्ड में डिवाइड कहलाता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है, वहाँ पे पंच चुनते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियाँ ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जैसे समितियाँ याद रखो पार्लियामेंट कमेटियाँ भी बनती है, वैसे ही यहाँ की जो पार्षदों की वो समितियाँ बनती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पार्षदों की समितियों में पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर, याद रखना, यही ब्यूरोक्रेट बनते हैं आगे जाके। ठीक है,
और इसीलिए ना मतलब कमिश्नर प्रणाली भी जो है, जैसे आईपीएस वाईपीएस लोग जो है आजकल ये जैसे ग्रेटर नोएडा इधर साइड चलती है, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है। अब देखो यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनका क्या काम होता है, 2020 का क्वेश्चन जाके देख लेना, और ये क्वेश्चन वही है। वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और ये प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो यही क्वेश्चन आया था 2020 में। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, मतलब पार्षद जनता द्वारा चुना जाता है, और ये लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ठीक है। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रियाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद नहीं करती मतलब रियाना को उत्सुकता बहुत ज़्यादा है उसको क्वेश्चन इंक्वायरी करने की। बच्चों के सवाल से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा ही नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नगर निगम पैसे कहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे ये काम कर लेते हैं, ठीक है। खाली स्थानों को भरी। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, बताइए, बताओ। वार्ड पार्षद। अरे पंचायत के चुने हुए सदस्यों को बताओ। पंचायत समिति। हाँ मतलब पंचायत समिति सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि जैसे मान लो सरपंच हो गया और पंचायत, ये लोग भी तो मिलके पंचायत समिति बनाते हैं ना। ये किसकी आवाज़ है? अरे एक बार माइक बंद करो। किसकी आवाज़ अटक रही है? अमित का अटकता है ये ज़्यादा, ठीक है। सुनो, पंचायत, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। सुनो, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को, ठीक है, याद रखना। जैसे पंचायत के चुने हुए सदस्य, जैसे सरपंच होता है एक तो, ठीक है, और एक पंच लोग होता है, तो इनको मिलके क्या बोलते हैं इस वर्ड को? नहीं और कुछ वर्ड आएगा। अमित तुम्हारी आवाज़ हो रही है, किसका हो रहा है? नहीं सर, मेरा तो ऑफ ही रहता है, हमेशा म्यूट में रखता हूँ। एक समिति श्वेता है, उनका हो रहा है। अच्छा ठीक है, सुनो, ठीक है। शहर विभिन्न भागों में बटा रहता, कहाँ भागों में बटा रहता? वार्ड में बटा रहता है, ठीक है। नगर निगम चुने हुए सदस्यों को कहते हैं पार्षद, कहते हैं पार्षद के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो किसको प्रोवाइड करते हैं? शहर को या वार्ड को? स्पेशल होता है उनका, पूरे शहर को प्रोवाइड करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पार्षद अगर निर्णय क्या हुआ? पार्षद अगर निर्णय लेते तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णय का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, ठीक है। चलो आवाज़ आ इधर। अब देखो, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में तो नगर निगम के सफाई विभाग में थी, मतलब खाला जो थी वो उसी में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब के काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली पड़ी। कबाब क्या होता पता है? कबाब कई तरह के होते हैं ना। ये वेज भी होते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेज़ी से अपने कबाब खा लिए फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरों को
इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़े मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग उसकी बदबू से बीमार पड़ जाते हैं। और एक बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाए। ठीक, रुक जाओ एक बार, है ना, ये पढ़ लो। हालांकि नगर निगम का पैसा कहाँ से आता है? अब अपन ने ये तो समझ लिया कि लोग ये काम करते हैं, पर बात आती है कि भाई नगर निगम के पास पैसे कहाँ से आते हैं इतना प्रशासन चलाने के लिए, इतने लोगों को पैसा देने के लिए, सब सारी चीज़ें, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। पहली बात तो टैक्स। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ये चीज़ याद रखना, डेफिनेशन अच्छी है, ठीक है। जिन लोगों को अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान की या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हम मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है, ये बात सही है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इस टाइप के भी कर देने पड़ते हैं। तो ये मतलब जहाँ से इनकम का सोर्स आते हैं। अब देखो ध्यान से समझ रहा हूँ, पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है कि रिसाइकिल करना, जो मान लो कि यूज़ हो गई थी वापस उनको यूजेबल बनाना। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज़, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है, जो सब लोग जानते होंगे इसको। तो ये तो हर जगह फैला रहता है ना। मतलब जैसे है ना, लोग है ना इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, परंतु मेरा जैसे खुद का एक ओपिनियन मानना है कि कुछ लोग है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करें मतलब अपने देश में। शायद अगर ये लोग ना रहे, जैसे मान लो जैसे थैली बीनने का जो काम होते हैं, प्लास्टिक को जो बीनने का काम करते हैं, इन लोगों को ना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, परंतु ये लोग ना बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब सफाई सी बात है कि चाहे अपनी आजीविका के लिए कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो देखो सोइल को पॉल्यूशन होने से बचाते हैं, वाटर को पॉल्यूशन होने से बचाते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से बचाते हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब वो अनजाने में हो रही है, परंतु उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये चीज़ याद रखना। स्वच्छ भारत मिशन जो है सर, बिना सफाई कर्मी के संभव ही नहीं हो सकता है। हाँ वो तो सब नहीं, ये चीज़ रखना पहली बात, उनसे ही संभव नहीं होगा। जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरफ से स्वैच्छिक योगदान नहीं करेगा तब तक स्वच्छ भारत अभियान कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि जब तक कचरा जनरेट करने वाला व्यक्ति उस कचरे की सफाई नहीं करेगा तब तक याद रखोगे वो कभी स्वच्छता नहीं होगी। तो यही चीज़ है ना, ये बोलते हैं कि इसको कि मानसिक विचारधारा लोगों की चेंज करना। जब तक आप लोगों को चेंज नहीं करोगे ना तो फिर पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज़ समझ लेना ध्यान से, कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का है। वहाँ पे ऐसा होता ना, जैसे जो ये प्लास्टिक बीनते हैं ना, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे वो रेस्टोरेंट क्या करता है, ठीक है, जो ये कचरा बीनने वाले होते हैं, थैली बीनने वाले, इनको तो जैसे उनका माल तो खरीदते ही हैं, साथ में उनको ना फ्री में खाना खिलाते हैं। जितना आप बीन के लाओगे उसका खाना भी देते हैं उनको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था उस टाइम जब मैं छत्तीसगढ़ में था वहाँ पे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मतलब इन लोगों को वह रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूँगी। किस मामले की, याद रखो, कूड़ा कचरा ज़्यादा फैल गया तो उससे बीमारियाँ फैल रही थी। मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हम अपनी वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसने हमें चुना है, उसके सामने हम गंगाबाई इसमें, हाँ गंगाबाई एक मूवी भी है, उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सोचो अब देखो कैसे अपनी चीज़ें मनाई जाती है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर जब नहीं मान रहे हो तो फिर करना पड़ता है। अगर मान लो वो व्यक्ति ऑलरेडी मानने को तैयार तो विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। गंगाबाई ने मेरी
एक बात नहीं आई हम्म, ये विरोध प्रदर्शन, ये जो विरोध है वो आदमी भी तो कर सकता है, इसमें औरत का ही नाम लिया गया है क्योंकि उनको पता है कि आदमी को नहीं होता है इतनी प्रॉब्लम, औरतों को होती है। अरे नहीं मतलब समझो, एक तो पहली बात ये महिला लीडर है, तो सब ऐसी बात है, वहाँ महिला जाएगी तो ज़्यादा उचित रहेगा ना, इसीलिए महिलाएं गई है। गंगाबाई ने महिलाओं के यहाँ पे सर एक सेंस ये भी तो जोड़ सकते हैं कि जो कूड़े कचरे का काम ज्यादातर महिलाओं के आता है ना, आसपास की साफ सफाई रखना, गली वगैरह लेके देखना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा महिला ही होती है इस काम में, परंतु हाँ ये तुम बोल सकते हो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी में जैसे घर का काम मोस्टली महिलाओं को दिया जाता है, तो शायद हो सकता है कि इसी कारण से जो नगर निगम में ज़्यादा महिलाएं काम करती हो कि वो जैसा झाड़ू अच्छे से मारे, मतलब ये कॉन्सेप्ट बोला जा सकता है पैट्रियार्कल के कारण। मतलब ऐसा नहीं है, अभी जैसे मेरे गांव में ना अभी राजस्थान में भर्ती निकाली थी खूब लड़के लगे हैं भाई तो ऐसा कुछ ही नहीं है, पर महिलाएं तो नहीं लगी शायद, मुझे याद अच्छी लगी। छोड़ सकता पता है यहाँ खूब लगी है हमारे यहाँ। हाँ लगी है, महिलाएं भी लगी, पर हाँ लगी है। अरे उसमें तो देखा ना वो एक लड़की जो आरएस अधिकारी बनी थी जब वो सफाई करने वाली, पिछले रिजल्ट में जो आया था उस टाइम। चलो ठीक है कोई नहीं। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गए। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी, तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने महल्ले की खराब हालात बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं को वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। अब देखो ये भी, अब देखो तो समझो एक संगठन में कैसी शक्ति होती है, वो अकेला नहीं जा रहा है, वो इन सबको साथ में लेके जाएगा ताकि जो आयुक्त है उस पर दबाव पड़े। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्क से एक अर्जी पर दस्तखत कराने के लिए कहा। सोचो अब ये कैसे दबाव मूलक कार्य होते हैं, सब पे सिग्नेचर होंगे तो ऑटोमेटिक जो आयुक्त होगा उस पर दबाव पड़ेगा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है, ताकि वो सिचुएशन को अच्छे से डिलीवरेट करे। उसी दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत कर लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समय से मिले पर भी बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं, तो इसके मतलब पक्का वो करप्शन कर रहा है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरे उठाने के लिए पूरे ट्रक है, मतलब वो ये भेदभाव कर रहा है। जहांगीर ने झट से कहा, इसके आयुक्त को तो मुंह ही बंद हो गया होगा। मतलब सभी बात है, जब उसने इतना तपाक से मतलब सामने ही चीजें डिलिब्रेट कर दी कि तुम गलत कर रहे हो, तो सभी बात हो तो चुप हो ही गया होगा। तो सर ये सही बात है क्योंकि पहले उन्हीं के पास जाते हैं ऐसे लोग। हाँ ये हकीकत बात होता है, पूरी कानून व्यवस्था सिस्टम में वही है भाई, न्याय भी पैसों वालों के लिए है, हर चीज उठा के देख लो ना। अरे आप तो ये तो छोड़ो, देख लो। अरे तुम तो पैसे सबसे बड़ी मैं तुम्हें बता दो ना, IAS अधिकारी जो लोग बनते हैं ना, उठा के देख लो 1000 सीटें, मान लो कि 1000 सीटें का आइडिया लगा रख लो, 950 लोगों ना पैसे वाले करोड़पति लोग ही बनते हैं। उठा के देख लेना तुम किसी का, बहुत रेयर है 50 लोग हैं बेचारे जो गरीब गरीब बन जाते हैं ना, तो रियलिटी आप उठा के देख लो। गरीब लोग तो वो जो होती है कौन सी एंट्री होती है, लेटरल एंट्री, हाँ वो भी तो देख लेना, उसमें कौन है उसमें पैसे वाले होते हैं। ठीक है चलो कोई नहीं। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी। ये तो भाई सपना तुम्हारी तरह ही थी। चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने हाँ खुले चुनौती। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, देख लो विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, जोरदार नारे लगाए गए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। तो मतलब अब ये देखो, इस स्टोरी से ये भी सिखाना चाह रहा है कि सामूहिक जो संगठन शक्ति होती है, सब लोग मिलजुल के, आज अपन लोग बोलते हैं कि कर्मचारी इतने भ्रष्टाचारी है, राजनेता इतना खराब है, बात है कि आप लोग संगठित नहीं हो। अगर आप लोग संगठित रहे तो अच्छे से अच्छा आ जाए, समझो ये चीज़। तो कहीं ना कहीं संगठन की कमी है ना। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। देखो बम्बैया सिनेमा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। ये देखो, ये भी अपने आप को लीडर
बनना चाह रहे थे, इस टाइप का। ठीक, सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्होंने इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर इसका कारण उन्हें अब समझ में आया कि क्यों मानते थे और उन्होंने क्या काम किया था। ठीक है, चलो एक बार इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। ठीक है, हाँ, इधर ख़त्म कर लेते हैं। बच्चों ने खाला की शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों को काम थोड़ा आसान हो जाता है। परंतु रियलिटी बता रहा हूँ ना, ये जो था प्लान 100% फेल हुआ है। जाके देख लेना अभी, चाहे आप सर कूड़ेदान के नीचे मिलता है कचरा। तो मतलब हाँ, नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब तक लोगों के व्यवहार में नहीं आएगा ना ये चीज़ें, तब तक नहीं होगा ये चीज़ याद रखें। बच्चों ने सर कुछ और की भी देगी बाल्टियों को अपने घर के लिए। अरे वही होता, और क्या। सरकारी चीज़ को तो मुफ्त में समझते हैं और उसको संपत्ति कोई उठा के लिए चले जाता। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा कि फिर मुस्कुराते एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। सबाई सी बात है कि उन्होंने ये तो पूछा ही नहीं कि आखिर में जो तोड़ा तो पैसे किसको देने। ठीक है, अब इधर आओ, कुछ चीज़ें रह गई थी। क्या गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? मैं सबाई बात है, वहाँ कूड़ा कचरा ज़्यादा अच्छे से प्रबंधन नहीं होता, उस बात का विरोध की थी। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? मैं सबाई बात है, वो जनता द्वारा चुनाव प्रतिनिधि है, वो जनता की समस्या और समाधान के लिए चुना गया, तो इसके पास जाना स्वाभाविक सी बनता है। जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं, तो गंगाबाई ने क्या कहा? तो भाई कह दिया कि तुम वो पैसों वालों की वहाँ तो जाते हो, वहाँ तो पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अब अगला देखो, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। ये तो और ज़्यादा करप्शन को बढ़ावा मिला है। करप्शन इन से काम नहीं होता है, पैसे लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर लोग मतलब वही है ना, सरकार आजकल प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। तो ये निजीकरण का एक एग्जाम्पल है, इसके निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, अब वह काम निजी कंपनियाँ करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के लिए काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। देखो, यही शोषण हो गया। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपने सुरक्षा साधन भी नहीं होते। अगर काम करते हुए घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करना भी कोई नहीं है। अब देखो, ये समझो, यही है निजीकरण और प्राइवेटाइज। अब जैसे बीजेपी, मतलब देखो समझो, ये चीज़ें समझना चाहिए। जैसे बीजेपी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, मैं बता रहा हूँ ना, देखना ना, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये चीज़ें सही नहीं है। अरे देखो, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बात सही भी है, परंतु आप पूर्ण रूप से एक बार पूरे देश को बदलना चाहते हो ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। ये चीज़ याद रखना। तो आप धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो ना, ये चीज़ें सही नहीं है। अब जैसे देख लेना, 15,000 से ज़्यादा, मैं तो देखो, मैं काम कर चुका हूँ ना प्राइवेट सेक्टर में। दृष्टि है जो मैक्सिमम 25,000 सैलरी देती है, और सोच लो कि शोषण कितना है। और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बेचारों 40,000 से, मतलब इनसे शुरू होती है। मतलब समझो ये चीज़, और एक अच्छा ग्रोथ, सैलरी ग्रोथ रहता है। प्राइवेट में कुछ ही नहीं, जो जितना चाटेगा उतना बढ़ता है। ये सही हकीकत में बता रहा हूँ। तो प्राइवेट जॉब है ना, खतरनाक है, मैं फिर बता रहा हूँ, है ना। हाँ, कुछ चीज़ें, अब देखो, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी गलती है, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, वो सारी चीज़ें। पर प्राइवेट में फिर बता रहा हूँ, खतरनाक चीज़ें। अब देखो, ये एक केस स्टडी के तौर पे याद रखना, ये ऐसे में हर जगह काम आएगी। ठीक है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। याद रखना, इसके एक IAS अधिकारी ने चमका दिया पूरा इसको और इंदौर को। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास ही नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाना लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हो। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के 7 शहरों में दूसरे स्थान पर सूरत आता है। याद रखना, इसके बारे में जाके पढ़ना। एक IAS अधिकारी था, उसने जाके चेंज किया था ये वाला। और इंदौर का एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, ये बहुत बड़ा बदलाव लाया है।
क्या आप सभी जानते हैं कि मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में इतनी बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्या करूँ? जैसे मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ही नहीं है ऐसा सिस्टम। यहाँ पे प्राइवेट आपको लगाने पड़ेंगे जो आपके रूम से उठा के लेके जाते हैं। कोई है, मुझे नहीं लगता सप्ताह में एक आध बार आती होगी, तो आती होगी गाड़ी। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके पैसे लेते होंगे ना प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट तो लेते हैं ना, महीने का 150 रुपये। आपके घरों से सड़कें, पुल, पार्क व गलियों से बिजली इत्यादि व्यवस्था करते हैं। अपने पर्यावरण इस बारे में बातचीत कीजिए और लागू सूची बताइए। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। नहीं, इसमें नहीं है। ये लास्ट चैप्टर है ना आजीविका वाला, आज से इस क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, फिर एक और चैप्टर है ना क्षेत्र में आजीविका, ये 2 चैप्टर और बचे हैं ना। हाँ, 2 चैप्टर और बचे। किसी को कुछ पूछना तो बताओ। नहीं, नया चैप्टर शुरू करें फिर आप? हाँ, वो पूछना था। हाँ, अच्छा, इसमें से नहीं पूछता। पूछो। चैप्टर शुरू करिए क्या? देखो, चैप्टर शुरू होगा फिर मैं बता रहा हूँ कि 10 तक जाएगा, तो बताओ। ये ज़्यादा मतलब 20-30 मिनट तो लगेगी, बताओ। मैंने ये पूछ रही थी, जैसे मैंने नहीं वो एनसीईआरटी ली थी, तो पहले थिंकर पढ़ी थी, तो उसमें सिर्फ एक ही इंडियन थिंकर थे बस उसमें, और तो कहीं थी नहीं, तो मैं थिंकर कहाँ से पढ़ूं? अरे ठीक है, जितना मिल रहा उतना पढ़ो। बात है उनको अप्लाई करने की। ठीक है, ठीक है, सुनो। चलो ठीक है, नहीं छोड़ो इसको, दोनों को कल एक साथ ही करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक सिमिलर टाइप से है, इन दोनों को कल एक साथ ही करेंगे। टाइम है, नींद नहीं आ रही आज। और किसी पूछते मेरे किसी को अगर बताओ जल्दी से, 2 मिनट में डिसीजन लेके बताओ जब तो करे। नहीं, अभी आप करा ही दीजिए सर, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए ना सर, तो फिर 7th की होगी स्टार्ट। चलो ठीक है, सुनो शुरू करते हैं। तो फिर आजीविका है। देखो, आजीविका मतलब लोग, देखो ना, मैं इसी आज है ना, कल एक लड़का आया था, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, लोग है ना यूपीएससी की तैयारी करते हैं पर अपनी मानसिकता को बदलाव नहीं करते ना, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब समझो, वो कल आया तो एक मेरा दोस्त है, मतलब वो सब्जी बेचता है यहाँ पे। तो भाई मेरा दोस्त मतलब स्टूडेंट भी है वो, तो मतलब मैं उसके साथ घूमता फिरता हूँ अच्छे तरीके से, ऐसा कोई इशू नहीं। अब वो एक बंदा है, सोचा आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो ये मानता है कि मैं उसको बोल रहा था मजाक नहीं, मैं हर काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि वो आजकल ना सब्जी का ठेला नहीं लगा रहा था, तो मैं बोला कि यार मैं लगा लेता हूँ तेरी जगह संडे को। मैं बोला कि यार इससे मुझे कुछ थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाएगा, तो मैं ऐसे बोल रहा था उसको। तो वो लड़का बोला, वो सोचा आईएएस की तैयारी कर रहा है, 2 अटेम्प्ट दे चुका है, वो बोला कि सर आप ये काम करोगे, इतना नीच काम। मतलब ये वर्ड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये बहुत गलत है, ये समझोगे ये बात। खुद अपनी मेंटालिटी, हाँ, ये बहुत खराब मेंटली। गांधी जी का ये मानना था, देखो चाहे एक कोई बार्बर का काम कर रहा हो, ठीक है, चाहे किसान हो, ठीक है, चाहे कोई ये बैंक में कोई काम कर रहा हो, या तो ये मान लो बेचने का, सब्जी वब्जी बेचने करने का, ये जो चारों लोग हैं, एक चीज़ कॉमन चीज़ सोचो, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे ऐसे अधिकारी हो, कोई भी हो, ये सब अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। ठीक है, समझना ये चीज़, ध्यान से समझना। अब भाई चाहे पेट भरने के लिए कोई ये काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, सब एक आखिर में लक्ष्य क्या है? पेट भरना। समझ ही बात है ना। तो इस कारण से सबको सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं आईएएस अधिकारी को सम्मान मिल रहा है, और जैसे उसने यही बोला कल कि सर इन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं बोला यार तुम कैसी बात कर रहे हो? आईएएस अधिकारी मुझे बताओ, उसको सैलरी मत दो, उसको रेस्पेक्ट दो, क्या कभी वो काम करेगा? मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ ही नहीं करे। अरे भाई सब अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं। तो मतलब मेरा कहना मतलब लोग आईएएस की तैयारी करने तो आते हैं, पर मानसिकता देखो उनकी, ये चीज़ समझो, ये बहुत डेंजर चीज़ है ये। तो यही अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो गांधी जी ये मानना था कि मे भी उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा अपने साथ, ऐसे लोग व्यवहार करते होंगे, शायद इसलिए बोला होगा उन्होंने। अरे मानसिकता की बात है ना, समझो। तो आजीविकाएं देखो, किसी भी बहुत सारे प्रकार की आजीविकाएं होती है, और सबको सम्मान मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये गांधी जी का मानना था, ये बात सही भी है। भाई सब अपने पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे नहीं कोई आईएएस का काम कर रहा है, और आईएएस भी भाई अपने पेट भरने के लिए, परिवार का उसके लिए तो काम करता है, तो उसको क्या मतलब है? ठीक है, अब देखो इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इस चैप्टर के बाद में, अपने को क्या क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। अभी देखो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये चीज़ें ना ऐसे में काम आएगी। अरे इकोनॉमी का भी बेस बनाएगा। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कल्लू पट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाएंगे। ठीक है, तो और कौन कौन से काम करते हैं खेती के अलावा, वो देखना है अपने को।
कल्लूपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी सूची बनाए, उनमें से सबसे गरीब कौन और क्यों। और ये भी देखो पॉवर्टी क्यों होती है, मैं पक्का बताऊँ, जिनके पास ज़मीन नहीं होती ना वो लोग मोस्टली गरीब होते हैं। ये चीज़ देख लेना ध्यान से। कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि न ले, आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो बैंक से उधार कौन लोन ले पाता है, उसके लिए ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कौन तो समझ, जिनके पास ज़मीन नहीं हो तो लोन भी नहीं ले पाते हैं। तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का एक अंतर एक तरह का असमानता ही है। क्या यह एक उचित स्थिति है? समझ में तो गलत है, नहीं होना चाहिए। आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है, कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है, चर्चा कीजिए। ठीक, ये दोनों के कंपैरिजन पर खेती की ज़मीन कितनी है, क्या है, मजदूरों की ज़रूरत कितनी पड़ती है, उधार की ज़रूरत कितनी पड़ती है, फसल को बिकना और उनके द्वारा किया गया अन्य काम। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मतलब ये बहुत अच्छा चैप्टर है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब देखो छोटी छोटी चीज़ें, पर मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप इतने प्रकांड विद्वान हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ, अगर अच्छे से समझ के पढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। विद्वान इन द सेंस, मैंने पढ़ी थी। अच्छा, मैंने एनसीईआरटी जो आप ये सब स्टोरी आप पढ़ रहे हैं ना सर, मैं इसको स्किप कर देता था मैं, और जहाँ कोई टेक्निकल वर्ड सीखा ही नहीं, फिर कुछ सीखा ही नहीं याद। मैं हाँ, तो यही तो चीज है सर कि मैं खुद से करने की कोशिश किया था, बहुत बार मैंने की, लेकिन जो मैंने किया ना वो सब तो बहुत ब्लंडर किया मैंने। अब फिर मुझे लग रहा है कि मैंने तो सब पढ़ा है। नहीं, वो कोई मतलब की नहीं पढ़ाई, वो पढ़ाई फिर वो फैक्चुअल है और कुछ ही नहीं। आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, चलो सुनो, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अब बात देखो, इसमें ग्रामीण की होगी, अगले चैप्टर में शहरी क्षेत्र की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए बोला तो ये चैप्टर, चलो कोई नहीं, ये चैप्टर वो चैप्टर, मतलब ये देखो जैसे 5वां 6वां चैप्टर एक साथ पढ़ना चाहिए, पहला दूसरा एक साथ पढ़ना चाहिए, तीसरा चौथा एक साथ पढ़ना चाहिए, और ये 7वां और 8वां एक साथ पढ़ना चाहिए। तो एक ब्लॉक बनता है, एक ब्लॉक, समझ में आया। तो ये अच्छे से समझ में आता है। फिर अगर दोनों पैरेलल साथ में पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए मैं बोला था दोनों कल साथ में पढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब देखो, पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। अपने देखा है था विविधता, हमने इस पर विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे कैसे असर पड़ता है। जैसे मान लो लद्दाख में रह रहा है, कोई केरल में रह रहा है, तो उनके आजीविका के साधन बदल जाएंगे, खेती के साधन बदल जाएंगे, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे गाँव में लोग किन किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ पे भी हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध है या नहीं। तो नहीं होते, समझ ही पता, किसी पास ज़मीन ज़्यादा है कम है, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वो किन समस्याओं का सामना करते हैं, और इस पर हम देखेंगे। अब ध्यान से देखना, देखो ये चित्र होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ सिखाते हैं, ध्यान से देखना एक चीज़। अब देखो इसमें, देखो ध्यान से समझना, ये देखो ये मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, ये किसान है जो खेती कर रही है, ठीक है, ये जो फल वल तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये दुकान खोल के रखे हैं, ठीक है, ये मशीन चुनाव मतलब चिनाई खुदाई का काम, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, और ये लोहार वहार का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब्जी वब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। तो मतलब सोचो यहीं से इस पिक्चर से या ना सारी इस चैप्टर की हकीकत सामने आ गई आखिर में, ठीक है। ये साइकिल पंचर वंचर सुधारने का काम कर रहा है, ठीक है, देखो टायर वायर रखे हुए, सारी चीज़ें। अब देखो ऊपर दी गई तस्वीर से जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने बता दिया। खेती जुड़े कामों का अलग कीजिए, और जो काम खेती जुड़े नहीं उनको मतलब कृषि और गैर कृषि कार्य, ठीक है। आपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा, उनमें से कुछ चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। अब ध्यान से देखना, इसमें 2 गांव दिए होंगे, दोनों गांवों के कंपैरिजन किया होगा, तो एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। कल्लूपट्टू गाँव, ठीक है, ध्यान से समझ लो। जगह का नाम का क्वेश्चन भी बनता है। हाँ बनता है। दिया है एनसीईआरटी में। अरे फर्क तो पड़ता ही है ना, देखो वहाँ की जो, ठीक है। अब देखो कल्लूपट्टू गाँव, अभी देखो समझ में आता है, देखो ध्यान से समझना, ये पट्टू पट्टू अट्टू अट्टू पट्टू लट्टू, याद रखना तमिलनाडु के नाम होते, तो ये है ना आर्ट एंड कल्चर इक्वेशन सोल्व कराने में काम आएंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये पता होना ही चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु में समुद्री तट के पास एक गांव है कल्लूपट्टू, ठीक है। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना,
बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट बनाना, बैलगाड़ी इत्यादि इनके काम चलता है। कल्लू पट्टू में कुछ लोग नर्स का भी काम करते हैं, कुछ शिक्षक भी है, कुछ धोबी भी है, कुछ बुनकर भी है, कोई न्यायी भी है, कोई साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली व बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा क्या होता है, बोंडा और मैसूर पाक, ये मैं खाया हूँ। इसमें सर मोंडा वो होता है जो पिंकी जैसा होता है ना, पर वो मोटा मोटा होता है। अच्छा, शायद और सब मैं खाया हूँ, मैसूर पाक भी वो पता नहीं, पर ये तो मोस्टली हाँ। खाया हूँ मैं, उपमा उपमा ये सब खाया हूँ। सब्जी से खाते हैं उसको। अच्छा, मिलता है, ठीक है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब कारीगर का काम करते हैं और कुछ छोटा मोटा गाड़ी चलाते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है, ठीक है, मतलब चावल की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, ठीक है, याद रखना। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कल्लू पट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख है। अब देखो ध्यान से देखना, अब जिनका अब ये इतने लोग लगे, क्या तो मजदूर होंगे या फिर उसी परिवार के सदस्य होंगे। परिवार के सदस्य तभी काम करते हैं जब उनके पास ज़मीन कम होती है, और जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है वो तो कारीगर लगवाते हैं, ठीक है, मजदूर लगवाते हैं। मतलब धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। कमर तोड़ मतलब कमर को झुका के काम होता है। सोचो, इसमें कमर दुखने लग जाती है भाई लोगों की। अब देखो तुलसी, अब मतलब ये गांव के जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया। अब ध्यान से समझना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाया गया है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जब अपन इकोनॉमी वाले भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो जिस तरीके से इकोनॉमी समझाया गया ना, ये बहुत बेस्ट तरीका। अब देखो ध्यान से समझना, तुलसी है, हम सब यार रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं, ठीक है। तुलसी बता रही है अपने बारे में, ठीक है, ध्यान से समझना। उसके परिवार के पास कल्लू पट्टू में 20 एकड़ धान के खेत है, ठीक है। किसके पास है? रामलिंगम के पास है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल ही में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। ये उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। मतलब निराई मतलब होता है खोदना उसको, ठीक है। कटाई तो फिर उसे कटाई होगी तब, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि इधर रोपाई हुआ मतलब कि जुलाई अगस्त में, ठीक है। बीड़ा लगाने मतलब होता है खेतों खाली करना और उसको फिर बुआई करना। फिर रोपाई होगा पानी वानी भर के, फिर निराई होगा, उसको खुदाई होगा, फिर कटाई होगा। सोचो कि इसी टाइम के लिए उसको रोज़गार मिलता है, फिर साल भर वो बेरोज़गार रहेगी। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई किटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबाए रखने से तकलीफ होती है। मतलब समझ जाओ, बुखार हो जाता होगा। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। सोचो ये हालात है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। क्यों आती हूँ कि समझ बात है, इसके बाद ज़मीन कम होगी, पैसा कम है, आजीविका साधन कम होंगे। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। देखो यही है मेन कारण, इसलिए तो बोला जाता है अगर इंडिया में है ना, याद रख लेना ये है ना, नेता लोग। देखो मैं तुम लोगों को ऐसा लगता होगा मैं ऐसी बातें क्यों बोलता हूँ। देखो रीज़न है, देखो समझो कुछ चीज़। तुम लोग है ना पॉलिटिक्स को ओनली धर्म से जब तक उठ के ऊपर नहीं देखोगे ना, तब तक नहीं दिखेगा तुम लोगों को ना। जैसे एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे प्रधानमंत्री जो अन्न योजना चल रही है, जो अभी 5 किलो ये बांट रहे हैं, ये है ना लोगों को ना विकलांग बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं। तुम लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। कभी भी ना
जैसे मैं तुम लोगों पे इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत बनो, खुद से पढ़ना सीखो, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट बनोगे ना तो फिर तुम लोग अपने को ही अपाइज कर रहे हो। तो वैसे ये लोग है ना, जैसे मान लो कि दाल मतलब कि चावल बांट रहे हैं, ये तरीके मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक स्थिति है। ये देश को गरीब बनाने का, गरीब बनाने का सपना है। अगर आपको देश को आत्मनिर्भर बनाना है ना तो आप सबसे बड़े है कि ज़मीन सुधार करो, लैंड रिफॉर्म करो। जब तक ये काम नहीं होगा ना, न इस देश में, याद रखना, न कभी गरीबी ख़त्म होगी, न कभी भुखमरी ख़त्म होगी। ठीक है, ये देख लेना, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, कभी नहीं ख़त्म होगी। सर दोबारा से जमीन सुधार हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, अगर करना चाहो तो। पर ये करना ही नहीं चाहते ना, और लोग भी इन चीज़ों पे वही तो जैसे मैं आज में बता रहा हूँ करने नहीं देंगे ना। अरे सुनो सुनो सुनो, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि कैसे लोग है ना क्या करते हैं। अभी मेरा गांव में बता रहा था, एक आईपीएस बना है, मेरा पड़ोसी है वो, ठीक है। अब उनका परिवार गांव में सबसे पावरफुल लोग हैं। अब इनके पिताजी क्या करते हैं, वो भी बैंक अधिकारी थे। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, पैसे वाले ही बनते हैं। अब देखो उनके पिताजी आईपीएस है, तो इसीलिए बेटे को 14-15 साल नौकरी, मतलब तो लगभग 15 साल तैयारी की है उसने आईएएस की। सोच लो 2007 से लेके अभी 2022 वाले में फाइनल सिलेक्शन हुआ, मतलब 3 साल से लगातार सिलेक्शन ले रहा हूँ। अब समझना ध्यान से। अब उसके पापा था क्या कर रहे हैं, गांव में कोई भी जो बेचारे गरीब है ना, अब जिनके परिवार की स्थिति खराब है, उनकी ज़मीन खरीद रहे हैं। सोच लो इनके पास पहले 2 एकड़ ज़मीन थी इनके पास, आज जब से आईपीएस बना ना, और लगभग इनके पास 50-60 एकड़ ज़मीन हो चुकी है। अब आगे देखना है, पूरा आधा गाँव को खरीद लेंगे। अब भाई सबाई सी बात है कि सबको पैसे चाहिए, अब लोग दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसे करके ज़मीन खरीद रहे हैं। अब देख लेना, जो ज़मीन बेच दी है ना अपनी, वो पाके आगे जाके फिर भुखमरी गरीबी इनका शिकार होंगे। सर एक बात बताओ, जैसे कि हमारा हम पे जो मान लो कर्ज है, तो इसके लिए जमीन बीच में कहाँ तक सही है? क्योंकि कर्ज कुछ दिनों बाद अगर हम कुछ मेहनत कर लें, कर्जे आप कर्ज किसके कारण कर रहे हो, वो आपकी लापरवाही होगी। इसलिए बोलता है, मतलब एक अपना सिद्धांत, मतलब नैतिक व्यवस्था बोला जाता है कि जमीन बेच के कभी भी कर्ज नहीं उतारना चाहिए। क्योंकि जमीन है ना अपने माँ बाप की तरह होती है, वो आपको पालन पोषण करती है। तो ये तो वही तरीके अपने माँ बाप को बेच के आप कर्ज चुका रहे हो, वो तो गलत है ना, गलत है। अगर आप नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप चलोगे ना, सही नहीं है चीजें, जमीन बेचना, ये सारी चीजें। क्योंकि सर हाँ ये तो गलत है, पर एक बात भी तो है ना कि कर्ज एक ना एक दिन तो उतार ही दोगे आप, उसके लिए आप अपने बुजुर्गों की, अपनी पुख्ता की जमीन क्यों बेचते हो? ठीक है, तो मतलब मैं वही बता रहा हूँ, जब तक जमीन सुधार नहीं होगा ना, तब तक ये देश में गरीबी भी ये नहीं होगा। देख लेना, कोई भी सरकार इनका कभी प्रयास नहीं करती। बिहार में जो गरीबी है, सबको कारण यही है, जमीन सुधार नहीं होना। जहाँ पे जमीन सुधार हुआ है, केरल में देख लो, वहाँ अच्छे से लोग हैं, शिक्षित है, सब कुछ है, वहाँ पे भूमि सुधार बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, ये याद रख लेना। ठीक है, इसलिए क्या केरल में गरीबी कम है, याद रखना। केरल में गरीबी कम होने का कारण ये है, इसे याद रखना। अरे बीजेपी वाले जब तक ये अनाज बांटते रहेंगे ना, उससे गरीबी खत्म नहीं होगी। चाहे आज आंकड़ों में कितना ही दर्शा दो तुम, लोग खाने से उससे सेली होते हैं, बात होती है आजीविका का साधन होना। और याद रखना ना, जो शहरों में ये जो भीख मांगते हैं, जो ये पटरियों में रहते हैं, झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं, कौन लोग हैं, पूछना कभी इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है। समझ वाला, जब तक ज़मीन तुम लैंड रिफॉर्म, एक मैं सही बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन है, 100-100, 500-500 एकड़ ज़मीन वाले दोस्त हैं। सोच लो अब कैसे देश का भला होगा। 500-500 एकड़ ज़मीन है, बेचारे बहुत सारे परिवार जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। मतलब मेरा कहना मतलब जो रियल प्रॉब्लम समझो, ये जो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, जब तक रियल मुद्दों पे काम नहीं करोगे तब तक देश नहीं बदलेगा, इसे याद रख लेना। चाहे आप ये कितनी रोटियाँ बांट ले, उससे नहीं देश बदलता, ये याद रख लेना। ठीक है, आगे देखो आज मैं भावुक हो गया चलो ठीक है, मतलब देखो यार, ये रियल मुद्दे हैं, रियल मुद्दे हैं, देख लो। अभी जैसे इस कहानी में भी ना, जब आप इस एनसीईआरटी को निचोड़ निकालोगे, यही चीज़ें निकल के आएगी। मेरा पति रमन भी मजदूर है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में हम वहाँ खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के लिए अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। ठीक है, दूसरी औरतों के साथ जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ पानी लेकर आती हूँ। मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ सोचो, 1 किलोमीटर जाके पानी लेके आ रही है, कितना टाइम ख़राब हो रहा हो, तो ये महिला कहाँ पड़ेगी? मतलब कहाँ इसका सशक्तिकरण होगा, कहाँ आर्थिक सशक्तिकरण होगा? अब इन मुद्दे पर तो सरकार कभी काम नहीं करती है।
मैं खुद बता रहा, मेरे गांव की हालत ये ऐसी है कि वहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं है तो भाई महिलाएं वहाँ 3-3 4-4, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती है। मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया जब मैं गाँव गया, वहाँ पानी को लेकर झगड़ा होता है, 5-5 बजे उठ, 3-3 4-4 बजे उठ के आ जाते हैं। तो सर भाई ये काम तो पंचायत का है ना, क्योंकि वही तो पहुंचाएगी वहां तक लिस्ट की किस किसकी जरूरत है। सोचो जब है ना, सोचो भारतीय जो समाज है, जो आज भी आधारभूत चीज़ें है, जल, भोजन और आवास, इनके लिए झगड़ रहा है, इनके लिए, इनके पास वही चीज़ें नहीं, तो सोचो कहाँ देश आगे बढ़े, कहाँ विकसित देश बना। दो मोदी ने बोल तो दिया 2050 तक, मैं दिख के दे रहा हूँ, ये स्थिति तो यही बनी रहेगी। अरे सही मुद्दों पे काम करो ना, विकसित बाद में बनाओ, पहले लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता उनको तो पूर्ति करो, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये चीज़ें समझो। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात है ना, यहाँ पे कोलिब्रेशन देखो, वो महिला भी काम करे, पुरुष भी काम कर रहा है। अब देखो महिलाएं बोलती है हम घर का काम नहीं करेंगे। अब सोचो, अगर ये सोचो ये महिला कमा भी रही है और अपना घर का भी काम कर रही है, तब जाके इनका परिवार चल रहा है ना। मतलब ये चीज़ समझो। आजकल की वुमेन क्या थोड़ा पढ़ लिख लेती है, अपने आप को बोलती है कि नहीं अब अरे भाई परिवार नहीं चलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, फिर आप सिंगल रहोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ उदाहरण के। क्या तुलसी को साल भर कमाए के मौके मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसको इसी टाइम काम मिलता है, बाद में वो जंगलों में इसी काम करते हैं, ठीक। अब आगे देखना सिचुएशन। हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे जीवन की खुशी है। अब देखो यहाँ पे बेटियों को महत्वता बताई गई है, ठीक है। दोनों स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसे इसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था। अब देखो ऐसे पढ़ते हैं लोग। अब लोग गरीब इसीलिए बनते हैं अब वो उधार लेगा, वो और ज़्यादा ब्याज लगाएगा, मजदूरी बंधुआ मजदूरी कराएगा, उससे देख लेना आगे यही होगा। उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी अब बेचारे के पास एक था, वो भी ख़त्म हो गया। न्यूट्रिएंट्स का जो दूध मिलता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपने गरीबी से भी तो बीमारियां होती है ना, अगर गरीब के पास तो इसीलिए तो गरीब बना रहता है ना वो। जैसा कि आपने तुलसी कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने में, जानवर चराने में बीतता है। इन कामों में कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उसमें गुजारा नहीं होता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारा देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतिहर मजदूर है। खेतिहर मजदूर समझिए, 40%, जिनके पास अपनी खेती नहीं है, दूसरों के खेतों में जाके काम करता है। सोचो तो उनकी क्या स्थिति होगी। सोचो अगर इनको आज ज़मीन दे दिया जाए तो कितना अच्छी स्थिति होगी। सोचो अगर मान लो इसी केस स्टडी में सोचो इनके पास खेत होता तो अपना अनाज का जुगाड़ कर पाते, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें अच्छी होती है ना। मतलब आप ये चीज़ समझो कोई चीज़, ठीक है। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, तुलसी के काम का विवरण दीजिए। तो क्या काम करती थी? निराई उराई करने का, जंगल से लकड़ी लाना, ये सारी चीज़ें। यह रमन के काम से कैसे अलग है? ठीक है, रमन तो भाई समझ, पुरुष एक अलग काम करता है, महिला एक अलग काम करती है, ठीक है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी जैसे 40 रुपये मिलता था उसको। आपके समाज में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? सब ऐसी बात है, लोग बहुत ज़्यादा है तो डिमांड सप्लाई वाला खेल है, तो उसी कारण कम मिलता है। और लोगों, दूसरी बात, आजीविका के कितनी होनी चाहिए उसका भी, राइट्स का भी पता नहीं होता। आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती है, वहाँ खेती मजदूर किस तरह का काम करते हैं। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन नहीं होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग अलग होते। देखो यही मैं बताऊँ, यही इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक उसकी स्थिति बदल जाती है अगर उसके पास ज़मीन होती है। अब देखो ये शेखर वाली स्टोरी देखना, अभी मतलब अभी दोनों कंपैरिजन करना, ये चीज़ शांत समझना। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसल की कटाई पूरी की। अब सोचना, शेखर है, उसके पास ज़मीन है, उसकी अपनी खेती है। अब देखना है, हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। तो मतलब सहायक एक दूसरे करवा देते तो पैसा भी नहीं लगता, जब वो फ्री रहते हैं। ये चलता है, ये मैं जब हमारे घर में खेती होती थी तब ऐसा ही होता था, ठीक है। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। याद करो बार्टर सिस्टम। अगर बाज़ार में बेचो तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया वे उसी को अपना धान बेचे। अब देखो ये होता है, मतलब जो बिचौलिए होते हैं वो कैसे किसानों को शोषण करते हैं।
मुझे अपने खेतों से 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी में घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे इससे में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। सोचो सवाई सी बात है वो घर उसको जो खेत में करा उससे भी उसका पेट नहीं भर, क्यों समझ में आता है, वो सारा तो टैक्स उधर ही चले जाता है और वो कम दाम देते हैं उल्टा। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है, मतलब जो हाइब्रिड गाय होती है उसको बोलते हैं। इसका दूध हम यहाँ की सहकारी समिति में बेच देते हैं, इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। ठीक, तो ये है चावल की जो होती है फैक्ट्री। उसमें कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार सीखा, जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। ठीक है, अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फसल का कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो ध्यान से समझना ये चीज़। बारिश पूरी नहीं होने पर ही फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। तो सोचो अब वो कर्ज के अंदर कर्ज दबते जाएंगे तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। जल्दी कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया है। पिछले कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। महाराष्ट्र में उधर बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, अब इधर एक बार थोड़ा ये देख लो। अब देखो शेखर का परिवार क्या काम करता है। शेखर परिवार अपने खेत में काम करता है मोस्टली। ठीक है, वो जो मिल में जाता है। आके विचार से शेखर दूसरे मजदूर को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता। समझ बात, उसके पास इनकम ही नहीं, क्या देगा वो। तो वो क्या है, सहायक के रूप में वो अपने 2 लोग यहाँ काम कर रहे तो वो भी उनके जाके खेत में काम कर लेगा। शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि उसको उधार लेना पड़ता है। वो बीज खाद वाद ये लेना पड़ता। तो वो पहले से फिक्स करके रखा है कि तुम्हें मेरे को बेचेगा तभी मैं खाद दूंगा, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। तो समझ बात, उसको ऐसे डील करना पड़ता। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर एक बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखी। तो समझ सी बात, अब ये अच्छा काम कर रही है। क्यों, देखो सोचो, वो इसको 60 रुपये में यहाँ बेच रहे हैं और ये 100 रुपये में जाके बिके कि यहाँ वहाँ पे मार्केट में बेचोगे, 40 रुपये एक्स्ट्रा मिले ना। इससे समझ बात, इसको फ़ायदा होगा, इसका कर्जा भी चुका देगी और इसको पैसा भी बच जाएगा। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, आपके उत्तर के निम्न आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी ज़मीन है, इसके एक के तुलसी के पास तो ज़मीन नहीं है, शेखर के पास तो ज़मीन है। उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, ये बीज के लिए लेना पड़ रहा है। उसको वैसे साल भर कुछ कमाई नहीं होती इसलिए लेना पड़ता है। उनकी कमाई के साधन क्या है, उन्हें दूसरी ज़मीन पर काम करने की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक, एक और देख लो। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो अपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए सवालों का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है। अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वहाँ क्या करता है, समझ बात, तो मील वील लगा के रखा, फिर उसको बेचता है। खेती के अलावा उसकी कमाई की और क्या क्या साधन है, बहुत सारे साधन है, वो भी पता लगेगा। अब तो ध्यान से समझना। अब इसने क्या किया, 2 रामलिंगम और करथुमा, जो करथुमा कौन है, उसकी वाइफ। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है जो अपन ने देखा था उधर, और बीज और कीटनाशक बेचने की दुकान। सोचो सब कुछ इसी का ही मार्केट है तो मतलब ये होती है मोनोपोली। अब ये अपने अनुसार कीटनाशक बीजों का दाम लगाएगा, अपने अनुसार ही उनको खरीदेगा, तो ये होता है मोनोपोली। देखो रामलिंगम 20 एकड़ जमीन की एक हिस्से पर रोपेगी धान की फसल। तुलसी जैसे खटी मजदूर कड़ी मेहनत, सोचो मेहनत ये कर रहे हैं और फ़ायदा ये उठाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलता है मजदूरों जाग उठो भाई, समझ से बात है मजदूरों की मेहनत है, अरे फ़ायदा सारा उठा के ये ले जाएंगे। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, आगे देखो। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। ठीक है, वे कलौरपट्टू और आसपास के गाँवों से ही धान खरीदते हैं। ठीक है, मिल का चावल आसपास के शहरों में व्यापारी को बेचा जाता है, तो इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है पैसे वाले बनते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं दृष्टि में काम कर रहा था ना, मैंने ना 4 बुक उनको बना के दी थी 4 महीने में, है ना। जो अभी वो NCERT प्रोग्राम जो चला रहे हैं इसी वो 4 बुक के सारे चला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब सोचो मुझे जब मैंने 4 महीने काम किया, रियलिटी में बताऊँ मेरे को 17,000 समथिंग मिला। ठीक है, सोचो अभी वो 4 बुक से है ना 100 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट लगता है भाई,
मैंने सारी मेरे, हाँ देखो मैं भी मानो चलो ठीक है भाई, दृष्टि के नाम पे वो बुक बिक रही है, परंतु कहीं ना कहीं इस एम्प्लॉय को ऐसा कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। चलो ठीक है, तुम 100% नहीं मत दो, मतलब जैसे कोई 100 रुपये कोई बुक बिक रही है तो एटलीस्ट चाहिए उसको 1% का ही हिस्सा बनाओ, और बनना चाहिए ना, क्योंकि आप उसको एक लिमिट ख़त्म कर दिया, यहीं पे ख़त्म कर दिया। हाँ मतलब समझो ना, अब वो 100 करोड़ रुपये कमाएंगे इसी 4 बुक के कारण, तो भाई एटलीस्ट उसको 1% दे दो, 2% दो, पर देना चाहिए। मतलब ये एम्प्लॉय को जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक तो मतलब नहीं। और वही है, कैपिटलिज्म में एम्प्लॉय का मतलब नहीं होता, जब तक उसको उसको सैलरी दिए फिर उसके बाद बैठा दिया जाता है, तो मतलब है नहीं। सर मैं एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो। बनाएंगे, देखो अभी सिस्टम नहीं है, आप समझो, आप लोग अभी चीज़ें नहीं है इतना अपना। अगर ये आपने ये टीवी पे अगर पढ़ाया होता ना सर, वो स्मार्ट टीवी पे सर, स्मार्ट बोर्ड पे, तो सर ये व्यूज इतने आते ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं करा रहा है एनसीईआरटी। हाँ वही चीज़ें अंदर है, परंतु अपने पास रिसोर्स नहीं है ना, अब अपने पास पैसे नहीं है। अब जितना अपने को अपने पास बोलते हैं कि जितनी चटाई उतने पैर फैलाओ ज़्यादा नहीं है ना। देखो ज़्यादा रिस्क में नहीं लेना चाहिए चीज़ें। अब है था प्लान, किस लोगों ने मुझे बोला भी था, मतलब खर्चा था 2 साल का 25 लाख का खर्चा था। बात है ना, देखो रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि कूद पड़ो मैदान में, ऐसा नहीं होता काम, बहुत सोच समझ के होता है। जैसे मैं खुद प्लान करके सोच के रखा हूँ, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और अपना मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, तो मैं उस दिन मैं खुद ही अपने जो भी XYZ पैसों से कहीं कहीं से लुगा के जुगाड़ करके डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। परंतु पहले बेस तो हो ना। अभी देखो मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है, परंतु अब बात है कि ये बात तो पहली बात तो कहीं पहुँच भी नहीं पा रहा है, अपन ज़्यादा लोग कहाँ देख पाते हैं 4-5 लोग देखते हो आप लोग तो मेरा कहने का मतलब कि चीज़ें अचानक से अब मैं रिस्क ले लूँ, पैसे भी नहीं। आप देखो मिडिल क्लास से आते हैं तो इतना रिस्क नहीं लिया जाता, भाई पैसे वाले होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर बहुत सोच समझ के मैंने उनकी एनसीईआरटी पढ़ी है ना सर, कोई यूज ही नहीं एग्जाम हॉल में मिला मुझे। मैंने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही साथ लगा कि मैंने एनसीईआरटी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि टीचर मेन चीज होते हैं ना सर, वो पेड कोर्स में पढ़ाते हैं सर, फ्री में कुछ नहीं पढ़ाते। कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा, यही वीडियो एक दिन देखना पॉपुलर होंगे टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आगे देखो, भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, ठीक है। खेतिहर मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, और किसान जो जिनका खुद के खेत होते हैं। जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक पूरा चैप्टर है इसके बारे में, ठीक है। कल्लूपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर है, शेखर की तरह छोटे किसान हैं, और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। सोचो अब इतनी ख़राब स्थिति है। जैसे ना मैंने एक सोशल घर में कास्ट सेंसस का डाटा देखा था 2011 वाला, सोचो ना 70 या 75% फैमिली है ना, आज भी उनका परिवार का इनकम 5000 रुपये है। सोचो महीने का, सोचो क्या हालात है भारत के। अब सोचो 5000 रुपये में 75% फैमिली इंडिया की, सोच लो ये हालात है उनके। अरे हकीकत है भाई, हर मैंने खुद देखे हैं परिवार जिनके 3-3 हज़ार रुपये घर का खर्चा चला रहे हैं। मेरा दोस्त है, उसकी शादी हुई है अभी, अब बेचारा क्या करे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब कर रहा है 8-9 हज़ार रुपये का काम कर रहा है, और जो भी उसको कोई ज़रूरी नहीं कि रेगुलर मिले वो काम, ठीक है। तो मतलब वही ना कि बहुत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया देखो आज जो G20 में दिखाया जा रहा है वो इंडिया नहीं है, समझो कोई बात। अब देखो ना देश दुनिया को दिखाने के लिए वो जो झुग्गी बस्तियाँ थी उसको वो पर्दा से ढक दिया गया। अब ये क्या है, मैंने कहीं सुना कि G20 में जितने भी राजदूत आए थे ना सर फॉरेन से, हाँ उनको सोने की थाली में खाना वाना खिलाया गया है, मैंने यूट्यूब पे देखा है। अब मतलब ठीक है, चलो नहीं देखो मेरा माना चलो वो करना, भाई आप वास्तविक स्थिति भी सुधारो ना उनका भी तो ध्यान रखो। चलो ठीक है, कोई नहीं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो इनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों का यही हालत है। तो ये डाटा याद रखना, ये अपना जो GS3 है ना उधर भी काम आएगा। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसान ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि, ठीक है। इसलिए याद रखना, जब ये अभी जो लॉकडाउन के टाइम में जो किसान आंदोलन हुआ था, याद रखना ये किसान आंदोलन किसान नहीं है ये लोग, याद रखना ये चीज़ ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।
इनके पास 100 एकड़ की ज़मीनें हैं इनके पास। तभी तो सोचो ना, इतने किसान व्यक्ति जो भाई समझ में रियल में जो किसान है वो बेचारा एक दिन में अगर खेत को छोड़ देना तो खेत में पता नहीं कौन सी बीमारी पड़ जाए, जानवर खा जाए। तो सफाई सी बात है, ये कौन है लोग? ये बड़े बड़े रामलिंगम जैसे बड़े खेत वो थे। और सबसे बड़ी बात दुविधा देखो इस इंडिया की एमएसपी का जो फ़ायदा है ना, रियल में जो किसानों को मिलना चाहिए ना उनको मिलता ही नहीं है। ये जो बड़े किसान हैं, ये लोग जो 100 एकड़ वाली ज़मीन है, उनको फ़ायदा मिलता है एमएसपी का। इसीलिए बार बार एमएसपी पे चुनौतियाँ उठती है कि इसका रेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए। ये सही लोगों की उनको होता है। हाँ वही ना, जिनको मतलब 100 ज़मीन एकड़ ज़मीन, अब बेचारे जो 2 एकड़ ज़मीन है उनको नहीं मिलता उसका फ़ायदा। उसको तो बिचौले जाने नहीं देते वहाँ पे मंडी में। ये जो सरकार के द्वारा 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं ना हाँ सर, फायदा इसे वो उनको नहीं मिलते हैं, जो 1 एकड़ वाले से कम वाले को नहीं मिलते हैं सर। हमारे गांव में किसी को नहीं मिलता है सर। वो जो बड़े किसान है ना केवल उनको मिलता है, और बड़े किसान बोले तो हमारे इधर तो बहुत कमी है। अब वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें दिक्कत है ना। अब दूसरी बात देखो, सुनो ध्यान से समझना। जैसे बड़े बड़े खेत है, अब उसमें देखो खेत का मालिक जो हो तो उसको पता ही नहीं कितने खेत है मेरे पास। मैं सही बताऊँ, मेरे खुद के दोस्त हैं जिनके पास 500 600 एकड़ ज़मीन है, ये बहुत ज़्यादा होती है। अब सोचो उनको पता भी नहीं हो हमारे खेत कहाँ पे। तो ये जो खेती मजदूर हो बेचारे वो काम कर रहे हैं। अब सोचो खेती वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। जैसे बटाईदारी में जो खेती करता है, अब सोचो जो सरकार की स्कीम का योजना, इनको फायदा मिलना चाहिए ना बटाईदारों को, और मिलता किसको? किसान के खाते में जाते हैं जिसको ज़रूरत ही नहीं है। किसानों को तो उनका भी फायदा नहीं मिला। जो 6,000 रुपए मिलते हैं ना साल में 3 में, का भी नहीं मिलता है। और जबकि जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना, तो अपने फैमिली के नाम करा के रखे हैं थोड़े थोड़े खेत, तो उनको मिल जाता है। अच्छा हाँ, वही तो मैं बता रहा था। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ, कूट के भर रहा हूँ तुम लोगों के दिन। जिस दिन IAS बनोगे तो सबसे पहले ये काम करना। चलो ठीक, आगे देखो। ऊपर देखिए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब है? ठीक है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि 80% के पास तो 2 एकड़ से कम ज़मीन है। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वैसे तो भूमि सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, हमने कल्लू पट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ लोग जंगल की उपज और पशु आदि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। महुआ बीनने, तेंदू की पत्ती, ये छत्तीसगढ़ उधर बहुत ज़्यादा चलता है, झारखंड वारखंड। शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई तरह के लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। ठीक, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए करुणा और पारी वेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कल्लू पट्टू के पास उदयपट्टी नाम के गाँव में रहता है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उधर वहाँ से शुरू। अब देखो ना, अब ये देखो, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, देखो सीढ़ी नुमा खेती में क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे पहाड़ होते हैं, अब जैसे मान लो हिमालय हो गया, जो उधर नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या ना पहाड़ होते हैं बड़े बड़े। गलत बन गया पहाड़। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे पहाड़ है, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, ये पहाड़ है। अब देखो समझ बात है, पहाड़ ऐसे होते हैं। अब तो इनको है ना ऐसे करके बनाया जाता है। अभी ये पानी वो रुक भी जाएगा आराम से, फिर ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। तो ये सीढ़ी नुमा खेती टाइप से हो गया। तो इससे क्या होता है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे खेती की जाती है, अभी पानी भी आता जाता है तो ऐसे बह के चले जाता है ऑटोमेटिक, और जो ज़रूरत होती है उतना पानी मिल भी जाता है। ठीक, यह एक गाँव है जिसका नाम है चीजामी। यह नागालैंड के फेक ज़िले में फेक। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी। अब देखो ये पता होना चाहिए चखे समुदाय कहाँ पे पाया जाता है, याद रखना। मतलब यूपीएससी क्या छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि पहाड़ी के ढलाव ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। अब देखो ये भी पता होना चाहिए सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है, और उस ज़मीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, जिससे पानी के भरा रह पाए। और यहाँ चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चावल की खेती के लिए समझ बात है, पानी भरा हुआ रहना चाहिए। चीजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत है, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों के एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं होता। तो इससे क्या होता है ना, सामूहिकता की भावना पैदा होती है। ठीक है, सब लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। ये मैं केस स्टडी बताऊँ, जापान में ऐसा होता है वहाँ पे ना। ये केस स्टडी याद है ना कि ऐसे ऐसे काम आएगी। तो जापान में क्या होता है
जैसे वहाँ के स्कूल का सिस्टम ऐसा है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि इंटरवल होता है ना, जब मतलब कि लंच वाला टाइम होता है, तो वहाँ पे सब बच्चे है ना गोला बना के खाना खाते हैं ऐसा साथ में सब, ठीक है, ताकि वो सामूहिकता यूनिटी बनी रहे उसमें। देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है, इसीलिए देखो जापान ऐसे नहीं है भाई, कितना महान बना है, सोचो इतना छोटा सा देश होते हुए। तो वो लोग क्या है ना साथ में बन के बैठ के खाते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी को सब्ज़ी पसंद है तो ऐसे एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। दूसरी बात यूनिटी आती है, सब लोग किस कास्ट का, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो फिर दूसरी बात ये, यहाँ से खाना खाने के बाद सब अपना अपना टिफ़िन धोते हैं, ठीक, साथ में जो यहाँ रहते हैं इसकी सफाई करते हैं, समझे। तो ये चीज़ें मतलब जो सिखाती है, मतलब ये चीज़ें समझो। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो स्कूल के कैरिकुलम होता है, मतलब कार्यक्रम होता है, उसमें मतलब या शेड्यूल जो होता है उसमें डाला जाना चाहिए ऐसी टाइप की चीज़ें। इसलिए बोला जाता है ना कि मतलब आप विभिन्न देशों में देखो वो वहाँ के लोग कैसे यूनाइट होकर काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अभी देखो ये मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा परिवार लगा हुआ है, ठीक है, मछली पकड़ने में सारी चीज़ें। और देखो अरुणा और पारीवेलन, पुद्दुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ लोग मछली पकड़ अपने आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वह चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्ति दिखाई, जैसे ना छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेंगे, ये चीज़ याद रखिए। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है, ठीक है। इस समय सारे कैटरामैन मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। याद रखना ये लोग है ना रात को जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, क्योंकि रात को लहरें ऐसे चलती हैं, तो ये उनके साथ चले जाते हैं, सुबह ऐसे आती है। याद रखना ये चंद्रमा का आकर्षण बल और सूर्य का आकर्षण बल, तो उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट आएंगे वहाँ पे काम। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी कि हमारे कैटामैरन में किट्टे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए जो कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूँगी। इस नीलामी से जो पैसा, नीलामी मतलब बोली लगाती है, जैसे मान लो कि 10 मछली रख दी तो सामने लोग खरीदने वाले रहेंगे, मान लो 5 लोग हैं, इसने लगाया 100 रुपये, ये लगाएंगे 120 रुपये, 140, ऐसे करके नीलामी करके बेचते हैं, ठीक है। नीलामी मुझे मिलता है, वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जो जिसके नाव और जाल वगैरह होते हैं, ठीक है। चूँकि जाल कैटामैरन और उसके इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है, इससे ये लोग समुद्र दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे टोकरे भर भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए जाती है। अब देखो कैसे, मतलब सोचो कि कैसी इकोनॉमी ग्रो करती है, मतलब आगे बढ़ती है। सोचो ये लोग जमीन वहाँ से मछली पकड़ के लाए, फिर इसने नीलामी की, वो लोग खरीदे, फिर वो गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, समझ में आया, जैसे रिटेलर जो काम करते हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ, मतलब इतना टाइम लग ही जाता है उसको। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं ताकि कट फट जाता है उसको, ताकि दोबारा फिर से जाया जाए। कल सुबह 2 बजे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। सोचो सुबह 2 बजे, मतलब समझ लो रात के 2 बजे वाले। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियाँ प्रजनन का समय होता है। तो भाई जब मछलियाँ प्रजनन करेगी तभी तो बच्चे होंगे तो वो 4 महीने बाद बड़े हो जाते हैं, तभी उनको पकड़ने जाते हैं। अब सोचो ये 4 महीने क्या करेंगे। इन महीने में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजार चलता है। अब ये दिक्कत है तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी यही प्रॉब्लम है कि अगर अब देखो वो एक ही बेस हो गए तो समझ बात है कि वो संकट है। वो जैसे मेरे घर में वैसा ही है, 4 महीने दुकान हमारी चलती है, उसके बाद 8 महीने में पापा बेरोजगार रहते हैं तो वो संकट वाली स्थिति होती है। अब जैसे कर्जा लेके चलाते तो हम भी कर्जा लेके काम चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी की मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। अब सवाई सी बात है, मछली पकड़ना सब प्रतिबंध हो जाए। देखो ये हो रहा, ये जो कर रही नीलामी कर रही है ऐसे बैठ के, ठीक है। अभी लोग खरीद के लेके जाएंगे फिर अपने अपने गाँव में बेचेंगे इसे, ठीक है। मछुआरे ये बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय के विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे खेतों में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत का तैयार करना, मतलब ट्रैक्टर चलाने वाला हल का जाना, फिर रोपाई, बुआई, निराई और कटाई।
फसल अच्छी हो सके इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस जीवन ऋतु की इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय का काम का बहुत कम रहता है। अब एक चीज़ समझना है ना, यहीं अपना हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर शुरू हो जाएगा। जब ये खेती होती है उसी में कुछ त्यौहार आते रहते हैं, तो वही आर्ट एंड कल्चर बन जाएगा, तो आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ेंगे। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की कई परिस्थिति उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। ठीक है, लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये बात इस पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोते हैं वो कैसी है, मतलब उपजाऊ है या फिर बंजर है। ठीक है, कई लोग उस ज़मीन के पर मजदूरी के रूप में निर्भर है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। ठीक, कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम के खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेती और मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये चीज़। शेखर और अरुणा दोनों के परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता, स्वाभाविक की बात है, दोनों को काम नहीं मिलता साल भर। आप उनमें क्या समानता और क्या अंतर देखते हैं? कोई देखो, वो किस चीज़ का काम कर रहा है, अरुणा किस चीज़ की काम करेंगे। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना? अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीटी के लिए। अब सुनामी के बारे में जाके पढ़ लो, सुनामी कैसे आती है, क्या है, ये क्या होता है, इसके अरुणा जैसे परिवार को क्या नुकसान होगा। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट हो तो पूछो, कर लिए आखिरी कर लेंगे। कौन कौन जिंदा बचा है अभी तक ये बताओ। हाँ, कौन कौन है? श्वेता, अमित एंड मैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे, इसको भी निपटा दे। मैं तो तैयार हूँ भाई, अब तुम लोग बोलो। नहीं, मेरे को नहीं था। चलो ठीक है, फिर कल कर लेंगे। ठीक, चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ अब जाके। ठीक है, गुड नाइट।